हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 28, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसका तीसरा और अंतिम भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें 3 चुनौतियों के बारे में जानना था। पहली है महंगाई या मुद्रास्फीति, जिसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। दूसरा गरीबी, जिसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम तीसरी समस्या यानी कि बेरोजगारी के बारे में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेरोजगारी को समझना। बेरोजगारी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम के योग्य हो और काम करने की उसमें इच्छा भी हो, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा हो, तो उसे कहा जाएगा कि वो बेरोजगार है। तो बेरोजगारी मतलब कोई व्यक्ति कार्य के योग्य है, साथ ही कार्य करने के इच्छुक है, लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसे रोजगार प्राप्त करने में असफलता मिल रही है, तो उसे कहा जाएगा बेरोजगारी। अगर उसे अन्य शब्दों में कहा जाए तो एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, तो वह बेरोजगार है। अगर कोई व्यक्ति उत्पादन की क्रिया में एक लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं है, तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। आगे देखते हैं। भारत युवाओं का देश है। भाई, भारत में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो युवा पॉपुलेशन, युवा जनसंख्या के अंतर्गत आती है। लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब उसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। युवा शक्ति ज़्यादा हो जाने से ही कोई देश विकसित नहीं हो जाता। इस युवा शक्ति को कौशल विकास प्रदान करके उसे उचित रोजगार में लगाया जाए, तभी उस देश को फायदा होगा, तभी वो देश विकास की राह पर आगे बढ़ पाएगा। तो भारत के साथ भी यही कंडीशन है कि भारत में युवा शक्ति तो बहुत है, लेकिन युवाओं में कौशल विकास की कमी हो जाने की वजह से और अर्थव्यवस्था में कुछ और प्रॉब्लम होने की वजह से युवा शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है अपना देश। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति अपने काम से धन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रोजगार कर रहा है उसे धन मिलेगा, वो धन प्राप्त करता है। साथ ही अपने देश के लिए उत्पादन में भी योगदान देता है। वो कोई काम कर रहा है तो किसी न किसी चीज का वो उत्पादन कर रहा होगा, तो उत्पादन भी कर रहा है और बदले में उसे धन भी मिल रहा है। उसका खुद का भी प्रोग्रेस हो रहा है और देश के प्रोग्रेस में भी उसका योगदान दिया जा रहा है। तो रोजगार से व्यक्ति को धन के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। धन मिलता है उसको, देश के लिए उत्पादन बढ़ रहा है, साथ ही उसे अनुभव भी मिलता है उस काम को करने का। और जिस काम में अनुभव बढ़ता रहता है, उस काम को करने की कुशलता भी बढ़ती रहती है। तो धन मिला, देश में योगदान आया, उसका अनुभव बढ़ा और बदले में फिर कार्यकुशलता भी बढ़ी। लेकिन इसका उल्टा, यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो ये सारी ही चीजें न मिल पाएगी। न उसे धन मिलेगा, न देश के उत्पादन में उसका किसी प्रकार का कोई सहयोग होगा, न उसमें अनुभव आएगा, न उसकी कुशलता बढ़ेगी, बल्कि इसका उल्टा होगा कि वो व्यक्ति असामाजिक भी हो सकता है, समाज से कट भी सकता है, डिप्रेशन में भी आ सकता है, उसको बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। तो यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है, उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उसे धन और कुशलता की हानि होती है। वह धन भी प्राप्त नहीं कर पाता और उसमें किसी भी प्रकार का कौशल भी विकास नहीं हो पाता। साथ ही मानसिक अवसाद का भी सामना करना पड़ता है, उसे मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल और असामाजिक बना देती है। बेरोजगारी मतलब कोई काम नहीं मिलना, तो न तो उसमें किसी प्रकार का कोई कौशल आएगा, साथ ही वो समाज के विपरीत दिशा में भी जा सकता है, असामाजिक भी बन सकता है। तो बेरोजगारी को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एक व्यक्ति को, खुद को और देश को, दोनों को ही बड़ी मात्रा में समस्या देखनी पड़ सकती है। तो बेरोजगारी को हमें समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमें 3 चीजों को देखना है। एक तो है श्रम शक्ति, एक है कार्य शक्ति और एक है बेरोजगारी की दर। एक एक करके इन तीनों को सिर्फ डेफिनेशन रूप में हमें समझना है। पहला है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति मतलब जनसंख्या का वो हिस्सा जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में श्रम की आपूर्ति कर सकता है। वो लोग, जनसंख्या में वो लोग जो कि किसी भी चीज के उत्पादन के लिए अपना श्रम दे सकते हैं। अब
वो लोग रोजगार भी हो सकते हैं, वो लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। भाई रोजगार तो काम कर रहे हैं, वो श्रम की आपूर्ति कर रहे हैं, और बेरोजगार श्रम की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। तो श्रम शक्ति मतलब जनसंख्या का वो हिस्सा जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में श्रम की आपूर्ति कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि इसमें जिनको रोजगार प्राप्त है वो भी शामिल होंगे, साथ ही बेरोजगार वाले लोग भी शामिल होंगे। तो श्रम शक्ति ये हो गया। दूसरा है कार्य शक्ति। अब कार्य शक्ति में ये आएगा कि इस पूरी श्रम शक्ति में बेरोजगारी में और रोजगार दोनों को मिलाकर जो लोग आए उसमें से रोजगार कितने लोगों को प्राप्त है उसे बोला जाएगा कार्य शक्ति। श्रम शक्ति में सभी लोग आ जाएंगे जो श्रम की आपूर्ति कर सकते हैं। कार्य शक्ति में वो लोग आ जाएंगे जो वाकई में कर रहे हैं, जिनको रोजगार प्राप्त है। और बेरोजगारी दर क्या हो जाएगी इस श्रम शक्ति में, मतलब बेरोजगार प्लस रोजगार दोनों व्यक्तियों को मिलाकर उसमें देखा जाएगा कि बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है, वो हो जाएगा बेरोजगारी दर। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा, बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी को समझने के लिए हमें इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। श्रम शक्ति लगभग सभी लोग, कार्य शक्ति जिनको रोजगार प्राप्त है, और बेरोजगारी दर इस श्रम शक्ति में कितने लोग बेरोजगार है उनका अनुपात क्या है उसे बोला जाएगा बेरोजगारी दर। तो ये सब आंकड़े लेने का, इकट्ठे करने का काम कौन करता है? इस भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए एक NSSO संस्था है जो कि आंकड़े जुटाता है। ये NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो ये बेरोजगारी के आंकड़े जुटाता है, फिर इन आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग दर, कार्य शक्ति, श्रम शक्ति, बेरोजगारी दर, ये सारी चीजें निकाली जाती है। देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। हालांकि कोई व्यक्ति किसी काम के योग्य है, काम करने के इच्छुक भी है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। लेकिन इसके अलग अलग प्रकार है, इसके अलग अलग कारण है, एक एक करके हम देखते हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो कि साल के कुछ समय में तो उनको रोजगार मिलता है, लेकिन साल के कुछ समय में उनके पास कोई काम नहीं होता है, जैसे कि खेती का काम है। तो खेती का काम चूंकि मुख्य रूप से भारत में मानसून पर डिपेंडेंट है, प्राकृतिक रूप से जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट है, तो अगर ये बारिश नहीं होगी तो किसान भाइयों को काम नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, उसे कहा जाएगा मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, पर्यटन का काम है, घूमने फिरने का काम है। तो जो इस पर्यटन रोजगार से जुड़े हुए हैं, जैसे होटल वाले हो गए, गाइड वाले हो गए, जो घोड़े वगैरह चलाते हैं पर्यटन स्थल पर, फोटोग्राफी वाले लोग हो गए, तो जैसे कि गर्मी की छुट्टियों में इनको ज़्यादा रोजगार मिलता है, सर्दी की छुट्टियों में इनको ज़्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि छुट्टियों में लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं। तो बाकी के समय में इनको या तो रोजगार कम हो जाएगा या फिर एकदम ही बंद हो जाएगा। तो यानी कि मौसम के अनुसार साल के कुछ समय तो रोजगार है, कुछ समय रोजगार नहीं है, उसे बोला जाएगा मौसमी बेरोजगारी। तो ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या फिर मौसम में ही रोजगार देते हैं, बाकी समय में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगर अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव होता है, हमने बात की थी पहले भी कि कोई भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ता है, विकास की राह पर आगे बढ़ता है, उसमें जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, उसमें भी परिवर्तन आता है। लोग प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में जाते रहते हैं। तो ये भी अर्थव्यवस्था में संरचना में एक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जब जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है, उसके साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता है। जैसे कि किसी एक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है और किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। तो जिस क्षेत्र में मांग कम हो गई सामान की, उत्पाद की, तो उस क्षेत्र में लोगों को निकाल दिया जाएगा, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संरचनात्मक रूप से परिवर्तन हुआ तो किसी क्षेत्र में लोगों को काम मिलना कम हो गया या बंद हो गया, तो वो क्या कहलाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी यानी कि नई नई मशीन आ जाने की वजह से
लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तकनीकी बेरोजगारी। जैसे कि नई नई मशीन आएगी, रोबोट आएंगे, तो एक रोबोट के बदले हो सकता है कि 2-3 लोगों को काम से निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार जो बेरोजगारी पैदा होती है वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। तो नई मशीनों के उपयोग और तकनीक में सुधार के कारण जो बेरोजगारी होती है वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? घर्षण मतलब क्या होता है? जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर चलती है तो उसकी वजह से बीच में एक फोर्स लगता है, एंटी फोर्स लगता है, उसे घर्षण बोला जाता है, फ्रिक्शन बोला जाता है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या हो गया? जब व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम के तलाश में रहता है, तो जब तक दूसरा काम नहीं मिल जाता वो बीच वाला समय वो बेरोजगारी में गुजारता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस बेरोजगारी को बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक काम छोड़ने के बाद दूसरे काम की तलाश के बीच का जो समय है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो दो रोजगार अवधियों के बीच उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर भिन्नात्मक बेरोजगारी कहलाती है। इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? आप कोई काम बदल रहे हो तो उसके बीच में समय, या फिर हड़ताल चल रही है तो हड़ताल के दौरान काम नहीं हो रहा होगा, उस समय कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो उस दौरान की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? घर्षणात्मक या फिर भिन्नात्मक बेरोजगारी। ये स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती है। भाई काम मिल जाएगा तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। कोई भी अर्थव्यवस्था है वो एक ही लाइन में नहीं चलती है कि हमेशा विकास 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 ही हो रहा है, हमेशा उस अर्थव्यवस्था में तेजी 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 मतलब मांग बढ़ी ही जा रही है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अर्थव्यवस्था एकदम नीचे ही रहे, अविकसित रूप में ही रहे और उसमें एकदम मंदी मंदी चले, मतलब चीज़ों की मांग में कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का मांग बढ़ता और घटता रहता है, एक चक्रीय रूप में ये चलता रहता है। मांग बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ऐसे चक्रीय रूप में। तो जब मांग बढ़ेगी किसी भी चीज़ की, तो वो चीज जो भी फैक्ट्री या जो क्षेत्र उत्पाद कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएगी तो उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस दौरान रोजगार बढ़ जाएगा। वहीं अगर मंदी आ गई यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की मांगों में कमी आ गई, तो अब वो फैक्ट्री क्या करेगी? अब मांग कम है तो उसको चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करना ही नहीं है, तो वो लोगों को निकालेगी, यानी कि ये बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में चक्रीय स्थिति के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है उसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी। तो अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव, जिसे हम तेजी मंदी की स्थिति कहते हैं, उसको व्यापार चक्र बोला जाता है। अर्थव्यवस्था में ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। जब मंदी की स्थिति होगी तब मांग का स्तर बहुत कम हो जाता है। मंदी मतलब मांग कम हो गई है, तो मांग कम होगी तो फिर उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, और उत्पादन कम करना पड़ेगा तो वो उद्योग, वो क्षेत्र, वो फैक्ट्रियां क्या करेगी? लोगों को निकाल देगी। तो यानी कि रोजगार में गिरावट आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। नाम से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। नेक्स्ट है आपकी छिपी हुई या फिर इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक खेत में दो किसान काम करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, और मान लीजिए वो एक सप्ताह में 100 किलो गेहूं का उत्पादन करते हैं। दो किसान भाई काम करके एक सप्ताह में 100 किलो गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब ये दोनों एक ही परिवार से हैं। अब इनके परिवार में 3 लोग और हैं, उन तीनों के पास कोई काम नहीं है, तो वो सोचते हैं हम भी इस काम में जुड़ जाते हैं, खेती के काम में। अब 2 लोगों में 3 लोग और जुड़ गए, टोटल 5 लोग हो गए, ठीक है। अब ये भी एक ही सप्ताह काम करके 100 किलो गेहूं का ही उत्पादन करते हैं, या मान लीजिए 101 या 102 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। पहले 2 लोग थे, एक सप्ताह में 100 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे थे। अब 3 लोग और आ गए, टोटल 5 लोग हो गए, वो भी लगभग 100 किलो के आसपास ही गेहूं का उत्पादन करते हैं उसी खेत में। तो क्या इन 3 लोगों के एक्स्ट्रा आने की वजह से आपके उत्पादन में कोई बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं। अब जो लोग देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा 5 लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन अगर कोई उत्पादन पे दृष्टि डाले, उत्पादन को देखे, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि ये 3 लोग जो है वो काम करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन उत्पादन में इनका योगदान एकदम 0 के बराबर है, नगण्य है। तो इसे ही कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी। लोग
काम करते हुए दिख रहे हैं लेकिन उत्पादन में उनका योगदान 0 के बराबर है, उसे बोला जाता है छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ संलग्न तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में उसका योग्य 0 या ना के बराबर होता है, इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी मुख्य रूप से अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में और उसमें भी कृषि क्रियाओं में ज्यादा पाई जाती है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती का काम है उसमें प्रमुख रूप से ये छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे कि भारत में भी मुख्य रूप से ये छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो अगर विकसित देशों की बात की जाए तो बेरोजगारी के कौन से प्रकार विकसित देशों में ज्यादा पाए जाएंगे? एक तो चक्रीय बेरोजगारी, मतलब कि तेजी और मंदी के साथ जो बेरोजगारी आती है, और एक है घर्षणात्मक बेरोजगारी, मतलब एक काम को छोड़कर दूसरे काम के बीच में जो समय गुजरा है बेरोजगारी में, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो विकसित देशों में मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर विकासशील देशों की बात की जाए जो कि मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, वहां पर मुख्य काम जो है वो खेती का काम है, जैसे कि भारत भी इसी श्रेणी में आता है। तो विकासशील देशों में मुख्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन से जो बेरोजगारी पैदा होती है वो, और छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि भारत। आगे बढ़ते हैं और बेरोजगारी के कारणों की चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से किसी देश में, किसी अर्थव्यवस्था में हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। पहला कारण है रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। एक ऐसी शिक्षा जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम युवाओं को, लोगों को रोजगार के लिए तैयार करें, उनको कौशल दे, उनका प्रशिक्षण करें। भारत में इस प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। भाई भारत में साक्षरता का दर तो लगातार बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं और उनका शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, लोग हायर एजुकेशन भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन भारत में कौशल विकास के प्रशिक्षण का और ऐसी रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। इस वजह से भारत में ज्यादातर लोग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो भारत में साक्षरता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जब किसी साक्षर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है इस प्रशिक्षण और रोजगार परक शिक्षा के अभाव के कारण, तो उसे क्या कहा जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित लोग हैं लेकिन उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी भी हमें देखने को मिलती है। भारत में यह समस्या बढ़ रही है। इसका कारण मैंने बता दिया, एक तो है रोजगार परक शिक्षा की कमी और दूसरा है कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी हमें देखने को मिलती है। दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती श्रम शक्ति। अगर सरकार कोशिश करे कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएं, लेकिन सामने जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो फिर ये तालमेल सही बैठ नहीं पाता है और अधिकतर लोग बेरोजगार बने रहते हैं। तो सरकार द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ये जो योजना है वो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती श्रम शक्ति को पूरी तरह खपाने में असफल रहती है। नेक्स्ट कारण है अनुपयुक्त तकनीक। भाई वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तकनीक लगातार बढ़ रही है, मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है क्योंकि उत्पादन बढ़ता है, लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगारी में धकेलने के लिए मददगार साबित हो रही है। बहुत बड़ा कारण मशीनें भी, नई तकनीक भी है भारत में बेरोजगारी का। तो भारत में ऐसी तकनीकें भी हैं जिनका उत्पादन में ज़्यादा योगदान नहीं है, उसकी वजह से लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। तो भारतीय कृषि और उद्योगों में आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाया जा रहा है। चाहे खेती का काम हो, चाहे उद्योग का काम हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, उसमें तकनीक लगातार बढ़ रही है भारत में। लेकिन भारत जैसे देशों में हर प्रकार की कोई तकनीक जो है वो उपयोगी नहीं होती है। भारत में तो ऐसे तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है जो कि यहाँ की विशाल श्रम शक्ति को भी उपयोग में ले सके। भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, श्रम शक्ति ज़्यादा है, तो हमें ऐसे तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है जो कि लोगों को भी इंक्लूड कर सके, लोगों को भी उपयोग में ला सके, ताकि बेरोजगारी कम हो सके। चौथा कारण है कृषि का पिछड़ापन। भारतीय कृषि जो है वो हालांकि धीरे धीरे विकास कर रही है, लेकिन जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से ये विकास नहीं कर पा रही है। अगर कृषि विकसित होती रहे, बहुत शानदार विकसित हो जाए, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार मिल जाएगा
कृषि में। तो कृषि क्षेत्र का धीमा विकास विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में असफल रहा है। कृषि क्षेत्र इतना ज़्यादा रोजगार और इतना हाई रोजगार पैदा नहीं कर पाता है कि लोगों को, एक बड़ी जनसंख्या को इसमें खपाया जा सके। नेक्स्ट कारण है रोजगार विहीन आर्थिक विकास। भाई भारत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, जीडीपी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन सामने जितना रोजगार बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र जैसे टीचिंग का काम है, डॉक्टर का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, वकील का काम है, इसके अलावा परिवहन और संचार का काम है। अब ये क्षेत्र, ये जो सेवा क्षेत्र है वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाने में असमर्थ रहता है। जितना काम कृषि और उद्योग क्षेत्र दे सकते हैं एक आर्थिक विकास के स्तर पर, उतना ये सेवा क्षेत्र नहीं दे पाते हैं। तो भारत आर्थिक विकास तो कर रहा है लेकिन सामने उतना रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है। तो भारत ने पिछले 35 वर्षों में तेज गति से विकास किया है, लेकिन इस विकास में सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। सेवा क्षेत्र की जो रोजगार गहनता है, मतलब इसको लोग कितने रोजगार पाएंगे उसे कहा जाता है रोजगार गहनता। तो ये चीज जो है वो कृषि और उद्योगों की तुलना में कम होती है। सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, इसलिए तेज आर्थिक विकास के बावजूद रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है भारत में। इसका मुख्य कारण है कि हम सेवा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ गए हैं। छठा कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति और व्यवस्थित नियोजन का अभाव है। इन चीजों की कमी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति मतलब सरकार और प्रशासनिक तंत्र की इच्छा शक्ति ज्यादा नहीं है, साथ ही अच्छे से प्लानिंग नहीं है। कुछ भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी योजनाएं बनाई जाती है बेरोजगारी और गरीबी को हटाने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे रिसाव आ जाते हैं। इसकी वजह से ये जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो बेरोजगारी को हटाने के लिए, बेरोजगारी निवारण के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इनमें सामंजस्य का अभाव था, तालमेल का अभाव था। इन कार्यक्रमों में रिसाव भी बहुत ज्यादा थे। रिसाव मतलब मैंने भाग 2 में बात की थी। रिसाव मतलब लीकेज होता है। आप किसी व्यक्ति को कोई चीज देना चाहते हो, कोई सुविधा देना चाहते हो, लेकिन बीच में अन्य तत्वों के आने के कारण, भ्रष्टाचार के कारण वो उस व्यक्ति तक ना पहुंचकर कहीं और पहुंच पाती है, या तो उस तक पहुंचेगी ही नहीं या फिर कम रूप से पहुंचेगी। तो इसे बोला जाता है रिसाव। तो इन सब कार्यक्रमों में रिसाव बहुत ज्यादा थे, अतः इनके समस्त लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाए। जिनको ये लाभ मिलने थे वहां तक इसके लाभ नहीं पहुंच पाए। ये तो थे मुख्य कारण बेरोजगारी के भारत में। अब हम देखते हैं बेरोजगारी को निवारण करने के क्या उपाय है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है। भाई बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या हमने पिछली क्लास में देखा था, गरीबी की समस्या को। तो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या एक तरीके से साथ साथ चलती है। भाई यदि व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा यानी कि उसको आय नहीं मिल रही है, और आय नहीं मिल रही है तो वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, गरीब रह जाएगा। और गरीब रह जाएगा, पैसा नहीं है तो भोजन अच्छे से नहीं मिलेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी, तो सारी चीजें उसको अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो वो रोजगार करने में, रोजगार ढूंढने भी असमर्थ हो पाएगा, तो बेरोजगारी पैदा होगी। इस तरह से बेरोजगारी और गरीबी जो है वो एक साथ सामंजस्य में चलती है। तो बेरोजगारी और गरीबी की समस्याएं इतनी गहनता से जुड़ी है कि इनके निवारण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय भी पृथक नहीं हैं। गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए, इसका निवारण करने के लिए एक तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सरकार द्वारा पिछले 40 वर्षों में अनेक मजदूरी रोजगार और अनेक स्वरोजगार के कार्यक्रम चलाकर इनके सह अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो मजदूरी से रिलेटेड रोजगार हो या फिर खुद का रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रम हो। इसके द्वारा बेरोजगारी और गरीबी, इनके सह अस्तित्व को, इनका जो ये साथ वाला रूप है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, वो गरीबी रेखा से बाहर आ सके, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ सके। जैसे कि एक बड़ा प्रोग्राम है मनरेगा, आपने नाम सुना होगा मनरेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को कुछ फिक्स समय तक एक रोजगार दिया जाएगा, जैसे कि तालाब खोद लो, चाहे पंचायत का भवन बना लो, चाहे आप स्कूल की बिल्डिंग बना लो, नाला बना लो। ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि गांव के आसपास
थोड़ा विकास हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसका मेन उद्देश्य है रोजगार। तो ये मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और साथ ही साथ गरीबी में कमी लाई गई। इसके अलावा अनेक स्वरोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार मतलब हम खुद का रोजगार कर सके, खुद ही अपने मालिक बन जाए। तो स्वरोजगार कार्यक्रमों ने शिक्षित और कुशल लोगों की बेरोजगारी को कम किया है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जिनमें स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया गया। तो इसकी वजह से जो लोग शिक्षित है, जिनके पास कोई कौशल है, उनकी बेरोजगारी भी हमें कम देखने को मिल रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी की दर को शून्य किया जाना संभव नहीं है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत बेरोजगारी तो रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को काम मिल जाए, कुछ लोग तो बेरोजगार ही बने रहेंगे। अर्थव्यवस्था में अल्प मात्रा में संरचनात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी का अस्तित्व तो अवश्य बना रहता है। अब ये बेरोजगारी जीरो क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि एक तो घर्षणात्मक बेरोजगारी आ जाती, मतलब लोग एक काम छोड़कर दूसरे काम को तलाशेंगे, तो जितने भी दिन, जितने भी समय वो बेरोजगार रहेंगे, वो तो घर्षणात्मक बेरोजगारी तो बनी रहेगी। साथ ही संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब कि अर्थव्यवस्था एक जगह नहीं रुक सकती है, वो समय के साथ साथ विकसित होती जाएगी। तो उसमें संरचना में परिवर्तन आएगा। एक क्षेत्र में मांग कम होगी तो दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। तो जिसमें मांग कम होगी उसमें बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जिसमें मांग ज्यादा होगी उसमें रोजगार बढ़ जाएगा। तो प्रमुख रूप से ये दो बेरोजगारी का कुछ ना कुछ तो रूप बना ही रहेगा। तो बेरोजगारी के इस कारण एक देश अपने अधिकतम संभव उत्पादन के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस देश में जितनी ज्यादा बेरोजगारी रहेगी, उस देश का उत्पादन जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल, जितना वो उत्पादन कर सकता है, वो देश वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा घाटा यह है। अब सरकार द्वारा निम्न उपाय अपनाकर बेरोजगारी में कमी की जा सकती है। तो सरकार द्वारा ये उपाय करके हम बेरोजगारी की दर को कम कर सकते हैं। इसमें पहला है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रमों में उचित समन्वय हो एवं इसमें रिसाव कम हो। सरकार जो भी कार्यक्रम चला रही है उसमें अलग अलग प्रोग्राम में समन्वय हो, सामंजस्य हो, तालमेल हो, साथ ही इसमें रिसाव कम हो, लक्षित व्यक्तियों तक इन कार्यक्रमों का लाभ पहुंच सके, इसका ध्यान रखना होगा। शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, उनका कौशल विकास किया जाए और इनके माध्यम से स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया जाए। हमने देखा था कि बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है कि रोजगार परक शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी। तो हमें शिक्षा में रोजगार के कुछ एलिमेंट डालने पड़ेंगे, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, युवाओं का कौशल विकास करना पड़ेगा, ताकि लोग अपना खुद का रोजगार करने के लिए भी प्रोत्साहित हो सके। तीसरी चीज जो की जा सकती है वो है औद्योगिक विकास और उद्योगों की वृद्धि दर को तेज किया जाए। किसी भी देश में अगर औद्योगिक विकास अच्छा होता है, उद्योगों का प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग विकसित होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। तो उस देश में बेरोजगारी की समस्या को मिटाया जा सकता है। जैसे कि दो प्रोग्राम के नाम सुने होंगे आपने। एक तो है मेक इन इंडिया, मतलब बहुत सारी चीजें भारत में ही बनानी है, किसके माध्यम से? उद्योगों के माध्यम से। साथ ही निवेश प्रोत्साहन, निवेश प्रोत्साहन मतलब निवेश को आप ऐसे समझिए कि पैसे लगाए जा रहे हैं उद्योगों में। तो पैसे लगाओगे उसमें उद्योगों में, तो उद्योग नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, उनका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा, ज़्यादा लाभ होगा और ज़्यादा लोगों को वो रोजगार पर रखेंगे। तो इनके उपाय उद्योगों की वृद्धि दर को गति प्रदान करेंगे। तो उद्योग को गति प्रदान करके, औद्योगिक विकास करके बेरोजगारी की समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। चौथा चीज जो की जा सकती है वो है कुशल नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग और कुशल मतलब अच्छे तरीके से। तो किसी देश में आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करोगे तो बेरोजगारी और गरीबी को मिटाया जा सकता है। भारत में हर साल लाखों युवा श्रम शक्ति में सम्मिलित होते हैं। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग एक उम्र के बाद युवा होते हैं, यानी कि वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत सारे लोग अब रोजगार की लाइन में खड़े होने लगते हैं कि हमें भी काम चाहिए, यानी कि श्रम शक्ति में शामिल होते रहते हैं। ये जो चीज है वो भारत के लिए एक चुनौती भी है और साथ ही साथ एक अवसर भी है। चुनौती कैसे? भाई इतने नए नए लोगों को हम कैसे काम दें, और अवसर क्या है? यदि इन लोगों को काम मिल जाए या खुद का ये रोजगार पैदा कर सके तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए उचित नीति बनाकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन, रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है।
तो हम अच्छे तरीके से प्लानिंग करें, अच्छी नीति बनाएं, ताकि हर साल जो श्रम शक्ति में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको रोजगार मिल सके, वो अपना स्वरोजगार कर सके। तो ये सब माध्यम से हम भारत में बेरोजगारी और साथ ही साथ गरीबी की प्रॉब्लम को भी टैकल कर सकते हैं। आते हैं अपने पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ के बीच में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। किस पर आधारित है ये? अभी जो चीजें हमने पढ़ी उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसे शुरू हो गया? क्योंकि अभी तक हमने 2 भागों के अंतर्गत 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो 11वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाती है? हमने देखा अभी कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? 2 प्रकार की बेरोजगारी भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि आधारित विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसमें ज्यादा पाई जाती है। एक तो है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, और दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाले संगठन का नाम बताओ। हमने देखा था कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन इकट्ठा करता है और उसका अनुमान कौन लगाता है। हमने देखा था NSSO यानी कि भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण देवें। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? साल के कुछ समय में तो काम मिलता है और कुछ समय में काम नहीं मिलता है। तो जब काम नहीं मिलता है उसे बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। को एक उदाहरण देना है हमें। भारत में मुख्य रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी मौसमी बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। जो कृषि आधारित बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में भी इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमें बताना है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। शिक्षा की कमी, अशिक्षा, साथ ही साथ रोजगार परक शिक्षा की कमी, कौशल विकास की कमी, कौशल प्रशिक्षण की कमी, यह बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमने पाठगत प्रश्न देख लिए बेरोजगारी पर आधारित। तो अपना ये चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां, वो कंप्लीट हुआ। हमने उसमें प्रमुख रूप से महंगाई, मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी, इन 3 प्रॉब्लम को समझा। तो आपको करना क्या है, आज की चीज आज ही रिवाइज करनी है ताकि लंबे समय तक दिमाग में बनी रह सके। और चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो एक साथ पूरे चैप्टर को फास्ट रिवाइज कर लो ताकि एग्जाम में हमें बड़ी हेल्प हो सके। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।